2020 से आपने आगाज किया है कंपनी का, और जिस तरीके से देखिए एक फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की तेलंगाना में। क्या विजन लेकर आपने शुरुआत की है? आपका विजन क्या है? क्योंकि जब भी कोई आप प्रोग्राम का आगाज करते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि एक विजन होता है। कहां से ये सोच आई है कि किसानों के लिए बात करनी है, नौजवानों की बात होती है क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है? क्या ये मानकर चला जाए कि उसी से तरकीब लेते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं? पहले जी न्यूज़, जी टीवी वालों को, जी टीवी सलाम को नमस्ते कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। यहाँ पे तेलंगाना में आप बड़े प्रोग्राम लगा लिए, पहले आपको, आपका टीम को धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं कंपनी 2020 में चालू कर दिए। एक मेन एम क्या है अपना, यहाँ पे जमीन को पूरा पेस्टिसाइड के, एग्रीकल्चर के अंदर पूरा पेस्टिसाइड के पूरा गंदा हो गया मार्केट, उसकी तो यहाँ पे पूरा लोगों को जमीन में पूरा पेस्टिसाइड से पूरा ये हो गए, सॉइल यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, जिंक और दूसरा पेस्टिसाइड से पूरा जमीन खराब हो गए। उसको कुछ तो कुछ मैं भी ये यहाँ पे आगे कैसे भी करने का सोचे, तो अपन अनएम्प्लॉयमेंट के एम्प्लॉयमेंट देने का मौका देने के सोचे, और नेक्स्ट एग्रीकल्चर को, किसानों को थोड़ा सपोर्ट करने का अपन कर दिए, उसको भी एक चांसेस, मौका देने का चांस है। मैं भी कुछ तो कुछ उसको सर्विस करने के वो एम में काम कर दिए मेजर का। ठीक, मैं अपने अगले मेहमान की तरफ रुख करना चाहूंगा, और शबनम भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है जी, ताकि जिस तरीके से अगर हम बात करें तेलंगाना की, तेलंगाना को लेकर यह कहा जाता है कि जद्दोजहद इतनी करने के बाद आपको एक नया रियासत मिली थी, और वो जद्दोजहद के लिए हर एक शोबे का होना जरूरी है। तालीम की बात की जाए, तवानाई की बात की जाए, स्पोर्ट्स की बात की जाए, या फिर एजुकेशन की बात की जाए। तो हाफिज कर्नाटक साहब, जिस तरीके से आपने कई अलग अलग शोबों में काम किया है, मैं चाहूंगा आपसे कि आने वाले मुस्तकबिल के लिए और हिंदुस्तान को और बेहतर बनाने के लिए आपका क्या विजन है? भाई बहुत अच्छी बात। मैं आज आपके माध्यम से, प्रोग्राम से देख रहा हूं, मैं उस जगह पहुंचा हूं, वाकई गंगा जमनी तहजीब का एक बेहतरीन सबूत यहाँ मिलता है। अगर कोई सीखना चाहता है, देखना चाहता है, तो एक मरतबा तेलंगाना और हैदराबाद की तरफ आए। इकबाल ने जैसा कहा था कि ऐ आबरू दे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। वो कारवां शायद ज्यादा यहाँ आ गया है और यहाँ बैठ के पूरे हिंदुस्तान में अपना काम दिखा रहा है। देखिए कि मैं अपनी 100 किताबें मुकम्मल कर चुका हूं, अब मैं आगे जा रहा हूं, लेकिन अपने कलम को बदलने की इस वक्त जरूरत भी है। लेकिन शायर का कलम जो होता है, मैंने रुबाई लिखी, अभी एनसीपीएल से निकली। मैं रुबाई दुनिया में बहुत ज्यादा काम किया हूं, मेरी तकरीबन 9000 रुबाई बाहर आई है। बस ये कह सकता हूं कि शायर अपने कलम से भी बदल सकता है। जैसा आप अपने एंकरिंग में देख रहा हूं, मैं आप लोगों को देखता था इसे चैनल पे, आज डायरेक्ट देख रहा हूं बराह रास्त। शुक्रिया कि बहुत मुलाकात का एक मौका हमारे शाहिद खाजी ने इनायत करके दिया, मैं उनका भी ममनून हूं, ममनूनियत का इजहार करता हूं। शायर जो कुछ भी हो दरकार बना लेते हैं, जो कुछ भी हो दरकार बना लेते हैं, माहौल को हमवार बना लेते हैं। हम अहले कलम अपने कलम से हाफिज, वक्त आए तो तलवार बना लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान बहुत अल्लाह। खूब, बहुत खूब। आप कलम के जो फनकार होते हैं, उनके पास एक अजीब सी ताकत होती है अपनी बात रखने की, अपने अंदाज को बयां करने की, और उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये काबिल जो है खूबसूरती है, और ये उनकी मैं कहूंगी कि ये अचीवमेंट है उनके लिए कि वो अपनी बात को इस तरीके से रख पाते हैं जो दूसरे लोग नहीं रख पाते हैं। दूसरों से अलग होते हैं कलम के फनकार। बहरहाल हमारे साथ अली मस्कटी साहब, डायरेक्टर मस्कटी से भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली मस्कटी साहब, अगर तेलंगाना के लिहाज से मैं बात करूं, आप एक बिजनेसमैन हैं। तेलंगाना में अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपको फायदा होता है, लेकिन आपके जरिए
कई सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। और ये मैंने सुना है कि आप ना सिर्फ तेलंगाना हैदराबाद तक अपने बिजनेस को जो है वो महदूद रखना चाहते हैं, बल्कि इसके बाहर भी आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मुबारकबाद कि आप अपने बिजनेस के जरिए जो लोग हैं उनको आप रोजगार मुहैया कराने की सिमत में आगे बढ़ रही हैं। क्या रोड मैप है आपके पास? एम्प्लॉयमेंट की बात बहुत होती है, लेकिन ग्राउंड पर कौन लोग हैं जो इसके लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? उनमें से एक आप है, क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं जी सलाम को और ज्वेल ऑफ इंडिया को मैं मुबारकबाद देता हूं, जो आज ये प्रोग्राम आज हमारे तेलंगाना में हैदराबाद में आप जो लगाए हैं। मैं आप लोग को सबको, ख़ास तौर पे हमारे शेख इरफान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। साथ ही साथ आज हमारी डेयरी जो है, प्राइवेट डेयरी जो तेलंगाना में है, नंबर 1 पे है, अल्लाह का करम है। ये सब हमारे हैदराबाद के, तेलंगाना के लोगों की मेहरबानी है, उन लोगों की दुआएं हैं, बुजुर्गों की दुआएं हैं, और साथ साथ हमारे माँ बाप की जो हमारे को दुआ लगी है, उसकी तरफ से हम लोग ये खिदमत कर रहे हैं। आज अल्लाह का करम है, करीब 1500 मेरे पास 1500 एम्प्लॉयड अभी हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारा आगे करीब 5000 एम्प्लॉयमेंट और बढ़ाने का हमारा इरादा है, और कोशिश करेंगे हम जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स है ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ साथ हैदराबाद के साथ साथ तेलंगाना के साथ साथ अतराफ के जितने भी स्टेट्स है और इंडिया के बाहर भी हम लोग, अभी हमारा घी इंपोर्ट हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला अभी हम एक्सपोर्ट करेंगे, हम पूरा घी, दूसरे हमारे प्रोडक्ट्स पूरे इंशाअल्लाह। ठीक है। कृष्णा गौर जी, क्योंकि बात आपने ज़राई शोबे की है और इसके लेकर लगातार हमने देखा कि पिछले दिनों किसानों का एहतजाज हुआ था, किसानों ने कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर। लेकिन जब एक किसान अपने खेत में मेहनत मजदूरी करता है तो ये नहीं देखता कि वो कितने घंटे काम कर रहा है। मुझे लगता है कि शायद आप और हम में से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई मेहनत करता है वो किसान है। और इस मुल्क का किसान अगर खुशहाल होगा तो ये मुल्क खुशहाल होगा। उनकी खुशहाली के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं, और बताया जा रहा है मेरे को जिस तरीके से कि आपका जो एम है वो ये है कि 1 लाख फार्मर्स को एक तरीके से टारगेट करना है और एटलीस्ट 2000 प्लस एम्प्लॉयमेंट बाय 2025 तक आपको अचीव करना है। इसको पूरा करने के लिए आपका रोड मैप मैं जानना चाहूंगा, ताकि रियासत तेलंगाना के जो हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो इस बात को बखूबी समझे कि अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, आपको कोई अगर मदद चाहिए तो आपको बखूबी मिलनी चाहिए। यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रहे, एक 15 दिन में पूरा परमिशन आ रहे। अपने एक रूट मैप तो बढ़िया गवर्नमेंट, मेजर सपोर्ट गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो मैं यहाँ पे आके जाने सकते। अभी मैं तेलंगाना और आंध्रा और महाराष्ट्र में अभी स्टिल नाउ डूइंग द बिजनेस। अभी मेरे कन 300 आदमी काम कर रहे। अभी नेक्स्ट अपना एम, अभी 20 से 25 हजार फार्मर को मैं सर्विस दे रहा हूँ। 2025 तक 1 लाख फार्मर को पैन इंडिया, एंटायर पैन इंडिया अभी ये साल में भी एक्सपेंशन हो रहे, और झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। अभी भी मैं टारगेट, ये साल की टारगेट 2023 की टारगेट और एक 25,000 की मिलने के, फिर 40,000 हो गए जाते, फिर आके और 2 साल के अंदर टाइम है। धीरे धीरे 1 लाख फार्मर का अपन प्रोडक्ट रीच होना के, 2000 आदमी के एम्प्लॉयमेंट को देने के चांसेस, मौका मिलने के, वो भगवान को प्रेयर कर रहा हूँ। 100% वो अच्छा होता। अनएम्प्लॉयमेंट मेजर तो किसान के पेट के अंदर आया हर लोग, कुछ तो कुछ किसान को मदद करो। एक सॉफ्टवेयर समझो और एक दूसरा समझो, और दूसरा डिफरेंट कंपनी में काम कर रहे लोग। फार्मर को कौन सपोर्ट करेगा? नौजवान को, नया को, एक फार्मर को पहले खाना दिए तो काम होता, खाना नहीं है तो क्या करते? तो इसके लिए मैं कुछ तो कुछ वो साइड में मैं सोच रहा हूँ। 100% में। कृष्णा जी, एक सवाल मेरे जहन में आपसे मुतालिक, आप एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उनकी ग्रोथ के लिए आप काम करते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं ज्योग्राफिकली तेलंगाना की, तो तेलंगाना की जो जमीन है वो कुछ फसल तक महदूद है। आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यूपी जाना चाहते हैं, झारखंड जाना चाहते हैं, दीगर रियासतों में आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं,
तो बनिस्बत इन रियासतों के तेलंगाना के अंदर क्या डिफिकल्टीज आपको आ रही हैं और सोल्यूशन के लिए आप क्या कर मेजर रहे हैं? प्रॉब्लम डिफिकल्टी जिंक प्रॉब्लम, सॉइल के अंदर जिंक और पेस्टिसाइड से पूरा गंदा हो गया यहाँ पे। तो इसको एक नॉन पेस्टिसाइड का यूज करने का चांसेस है। वो तो मोटिवेट करना फार्मर लोगों को, क्यों और लास्ट एंटर वापस अपन ही खा लेते, वो पेस्टिसाइड से पूरा ये हो गया मार्केट की। तो किसान को मोटिवेशन कर रहा हूं, एटलीस्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक, मेजर ऑर्गेनिक बेस्ड कंपनी इन द आवर कंपनी। ठीक है हाफिज साहब, क्योंकि कहते हैं कि जब लोग मिलकर साथ चलते हैं तो रास्ते खुद ब खुद निकलते हैं, और आपकी शख्सियत के अंदर मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि आपने जिस तरीके से एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया है। एजुकेशन की बात अगर की जाती है, तालीम की मयार के अंदर हमको अगर आगे बढ़ना है तो अपने बच्चों को मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन को लेकर अभी सरकार की तरफ से कई सारी स्कीम्स चलाई जा रही है, प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, खासतौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से। क्या आपको लगता है कि कुछ चेंजेस होने चाहिए, कुछ बदलाव होने चाहिए, या फिर जो हम पहले से पढ़ते थे कि रट्टाफिकेशन इज द बेस्ट प्रिपरेशन इन द एग्जामिनेशन, वो नहीं होना चाहिए? लोगों को समझ में आना चाहिए कि एटलीस्ट आपको पढ़ना क्या है, समझना क्या है, तब जाकर आप कोई से भी मकाम को अचीव कर सकते हैं। देखिए, वक्त हालात के तहत सब चीज बदलती रहती है। एजुकेशन का जो सिस्टम इस वक्त सामने आ रहा है वो बिल्कुल सही है। हालांकि मैं बच्चों के अदब ही से, अदब अतफाल से मेरा ताल्लुक है। मैं शुरू ही से बच्चों के अदब पे लिखता था और आज भी बच्चों के अदब ही से मैं वाबिस्ता हूं। मुझे देखना पड़ रहा है इस बात से कि मैं बेस से जाता हूं, तो पहले आपको नर्सरी का भी रिवाज नहीं था, एलकेजी यूकेजी भी आप शायद आप पढ़े हैं, आप भी नहीं पढ़े होंगे, मैं तो खुद तो शायद जानता भी नहीं वो सब चीज। जैसे जैसे जमाना बदलता है वैसे हालात भी बदलते रहते हैं। अब बच्चे किताब में पढ़ते थे पहले कि रिमझिम आए बरसात, अब कहाँ रिमझिम भी नहीं, बरसात तो आती कब की जाती है। यानी सब सिस्टम बदल गया और बच्चों का रुझान भी बदल गया। अब देखिए, रुझान ऐसा बदला हुआ है कि इस पर आपका ध्यान भी जरूरी है। अब देखिए, मैं आपके पास बैठा हुआ बिल्कुल ना करा इस बात के कि मैं मोबाइल खराब हो गया तो छोटा सा बच्चे से रिपेयरिंग कराना पड़ रहा है, अब नवासे से रिपेयरिंग कराना। मालूम यह हुआ कि बच्चे हमारे से आज से ज्यादा चालाक हैं। इस वक्त एक्सपर्ट से जो भी तालीमी तरक्कियां बैठकर की जा रही हैं वो अपनी जगह हैं। अलग अलग लाइन से जो इस वक्त हिंदुस्तान का जो निजाम है, यानी आपके टीवी को मैं देखता हूं कि कभी भी देखता हूं एतदाल पसंदी से काम लेते हैं। हुकूमत के खिलाफ बोलना, इनके खिलाफ बोलना, ये आपका मकसद नहीं है। सबको लेके चलने वाली बात। शिद्दत पसंदी मैंने आपके टीवी चैनल से कभी नहीं देखी। ये बहुत बहुत अच्छी शुक्रिया। चीज है। और हमारा जो मोटिव है, जो हमारा एजेंडा है, वो यही है कि हम आवाम की आवाज को बुलंद करें। ये बहुत बहुत बड़ी आवाम बात की आवाज को बुलंद करें। अली मस्कटी साहब, आपके जो डेयरी प्रोडक्ट है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। कल मैंने मस्कटी आइसक्रीम टेस्ट की, इट वाज, मैं बता नहीं सकती हूँ, ऑसम। और ये जो फॉर्मूला आपके पास है, ये मेरे ख्याल से तेलंगाना तक ही है, अभी हैदराबाद तक ही। मैंने कहा कि आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं अपनी चीजों को लेकर, तो आपके पास क्या रोड मैप है और शुरुआत कैसे करी आपने? ये शुरुआत जो है मेरे वालिद साहब असल लगाए थे। घर में दूध जब सही नहीं आ रहा था तो घर में हमारे बड़ी बहन जब पैदा हुए थे, उनके लिए दूध के लिए थोड़ी तकलीफ हो रही थी। तो जब एक भैंस लेके आए थे, उसके हमने थोड़े दिन के बाद, 3-4 महीने के बाद भैंस सूख गई, मतलब दूध कम होना शुरू हुआ। फिर वालदा बोले भाई दूध कम हो गया, और फिर वालिद साहब को भी शौक था जानवरों का। तो वालिद साहब क्या करे, फिर हरियाणा पंजाब से जो लोग आए थे उनको बोले कि भाई एजेंट्स जो रहते कि भाई हमारे को और थोड़े भैंसा होना, तो उन्हें एक अच्छी 10 भैंसा लेके आके दिया। तो वालिद साहब पूरे रख लिए के बोले मेरे को पूरे भैंसा पसंद आ गए, पूरे मेरे को होना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से स्टार्ट हुआ, फिर जब दूध एकदम ज्यादा हो गया तो रिश्तेदारों में उनको बांटना शुरू करे। फिर वो लोग बोले भाई कि भाई आप हमारे से थोड़े पैसे ले लो, क्योंकि आप खर्चा भी कर रहे हैं, फिर हमारे को अच्छी चीज भी मिल रही। तो उससे वैसे थोड़ा थोड़ा करते हुए हम स्टार्ट करें। आज अल्लाह के करम से आज 2 लाख लीटर हम लोग दूध बेचते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
एक सवाल और है शहबाज मेरा मस्कटी साहब से ही, उसके बाद आप कैरी कीजिएगा। मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे, कंपटीशन बहुत है मार्केट के अंदर, और एक नई इंडस्ट्री को जब आप ग्रोथ की तरफ लेकर जाते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या तेलंगाना हुकूमत के अंदर जो नए बिजनेसमैन हैं या जो कुछ बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए किस तरह की सहूलियत है? क्या आपको कभी किसी तरह की कोई दिक्कत फेस करनी पड़ी? गवर्नमेंट कैसे आप लोगों को बढ़ावा दे रही है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो है, देखिए कारोबार है, हर कोई कर सकता, हर कोई लगा सकता। और रहा सवाल जितने भी डेयरी से दूसरे भी, हमारा को किसी से कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हम लोग, हमारा जो टेस्ट है, हमारे दिमाग में एक ही चीज रहता, हम अच्छी चीज खाए, आगे वाले को भी अच्छी चीज खिलाए। सुम में बड़ा हमारा एक ही चीज रहता कि भाई हम अच्छा खाओ, आगे वाले को भी अच्छा खिलाओ। और साथ साथ हम जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स है, आप खाएंगे इंशाल्लाह, जब भी खाएंगे, हैदराबाद में अभी आप खाए ना, अब देखिए चाहे डेयरी प्रोडक्ट्स ले लो या हमारे और दूसरे जो है बिट्स यानी बेकरी आइटम्स भी ले लीजिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज अच्छी है जी। कर मैं अपनी आप तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी लोग जितने भी हमारे हैदराबाद में यूज करे, अल्लाह के करम से हर एक जना तारीफ करता है। ये अल्लाह का करम है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही चीज है, भाई अच्छे से अच्छी चीज दो, साफ सुथरी चीज दो, कोई चीज में कुछ भी फॉल्ट ना हो, ताकि इंसान की सब में बड़ी नेमत जो है सेहत है। तो सेहत अच्छी रहे तो सब चीज अच्छी रहती। तो सेहत के वास्ते अच्छे से अच्छी चीज देना हमारा मकसद है। बिल्कुल हाइजेनिक अगर चीज होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा बिकेगी भी और लोग उसको पसंद भी करेंगे। लेकिन कृष्णा गौर जी, में एक चीज हमारे आवाम ने एक सवाल पूछा है, वो मैं समझना चाहूंगा कि अमूमन देखने में आता है कि जब आप खेती करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, दिक्कतें होती है। जिस तरीके से आपने सॉइल का जिक्र किया, मिट्टी को लेकर कहा जाता है कि कहीं की जो मिट्टी है वो उर्वरक है, कहीं की नहीं है, कहीं की बंजर जमीन होती है। लेकिन इसमें एक अहम रोल जो है तमाम केमिकल्स का भी होता है, पेस्टिसाइड्स का भी होता है। तो एक ऑर्गेनिक खेती की तरफ जो अगर हमारा हिंदुस्तान बढ़ रहा है, उसमें डिफरेंशिएट करते हुए कैसे आप इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे? केमिकल की सॉइल कंडीशन, केमिकल गवर्नमेंट लैब्स रहते, वो पूरा अपन एक्चुअली, मैं भी एक फार्मर का बेटा हूं जी, मेरा पापा भी खेत करने वाले। पूरा पेस्टिसाइड के अंदर, पूरे केमिकल के अंदर पूरा सॉइल एकदम पूरा गंदा हो गए। जब मेरे को पापा पूछा था, सुबह से शाम तक वही काम पे है और दूसरा काम नहीं है इसको, खेती करना, पूरा व्यवसाय का फैमिली है अपना, पूरा जितना भी काम करे तो आउटपुट नहीं आ रहा इसको। मेरे पापा को पूछा था क्या हुआ, ये प्रॉब्लम क्या है? क्या है कि बेटा कुछ भी रहने दो, जो भी एक एकड़ 2 एकड़ मैं कर रहा हूं तो आउटपुट नहीं आ रहे, क्या हुआ प्रॉब्लम? मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ी हो, मैं एक साइंटिस्ट को पूछा था वहां क्या हुआ, वहां पे क्या है प्रॉब्लम, क्या है बताए। तो मेरे को वो शैंपिल लेके गया गवर्नमेंट को, यहाँ पे राजेंद्र, तेलंगाना गवर्नमेंट में राजेंद्र नगर में एक ये है अपना यूनिवर्सिटी, वो लेके गए तो सॉइल टेस्ट कर दिए। पूरा इसमें केमिकल से एकदम जो चीज, जो मट्टी जो आता 1-2 इंच की आती और ज्यादा नहीं जाते, 2 इंच के अंदर का जो लेयर जो रहते सॉइल के अंदर, पूरा वो केमिकल से गंदा हो गया, पूरा पेस्टिसाइड से पूरा किल हो गए। वो उसमें जेम्स नहीं है, इसमें तो कुछ भी सॉइल में स्ट्रेंथन नहीं है। जब उसको प्रॉब्लम क्या है बोले तो जिंक प्रॉब्लम और न्यूट्रिएंट्स का प्रॉब्लम, मेजर न्यूट्रिएंट्स बनाना, उसका तो जेम्स कैसा बनाना, जो मेरे को वो साइंटिस्ट बोला था। इसमें तो ऑर्गेनिक साइड में जाए तो उसको वो जब अपन उसको पकड़ सकते, नहीं है तो उसको छोड़ना पड़ता। इसके लिए मैं वही दिमाग में गया, वहां पे सजेशन, साइंटिस्ट से सजेशन ले लिए, तो कुछ फार्मर को सर्विस करने का जी मौका मिलने के चांस है। हाफिज कर्नाटकी साहब नेशनल अवार्डी हैं, आप पोइट हैं, राइटर हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं। आपका जो एक म्यार है वो बहुत ऊंचा है। जैसे कि मैंने कहा, जिनके पास कलम की ताकत होती है वो हकीकत को बयां करते हैं। और जो मौजूदा सूरत हाल आप देख रहे हैं मुल्क के अंदर, सियासत का म्यार में कहूं या एजुकेशन का म्यार में कहूं, दीगर चीजों की अगर हम बात करें, तो हर चीज को एक अलग चश्मे से देखने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जब आप तेलंगाना आते तब वो चश्मा हमें नजर नहीं आता है, नेशनल न्यूज में भी वो चश्मा नजर नहीं आता है।
मैं समझना चाहूंगी, क्या ये जो दोहरा जो चश्मा है, क्या ये सियासत की जरूरत है या बिना इस चश्मे के भी सियासत की जा सकती है? जी, आपका सवाल तो बहुत गहरा सवाल है। बात बहुत अमीर है। अच्छी बात आपने कही। अब मैं तेलंगाना की बात ही कर रहा हूं। यहां लोग अपना काम कर रहे हैं। अब भाई को देखो कितनी अच्छी उर्दू बोलते हैं, मतलब हिंदी बोल ले रहे हैं। ये आपको कर्नाटक में नहीं मिलेंगे। सबसे पहले बात ये भी कहूंगा, कर्नाटक में रहने वाले जितने लोग हैं वो मोदी जी को भी सुन नहीं पा रहे हो, उनकी बात को समझ नहीं पा रहे। वो क्या बोलते हैं वो उनको समझ भी नहीं पा रहे हो। यहाँ बहुत दिनों से आता हूं, तो यहाँ लोग इतनी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं कि वो हमारे दर्द को समझ लेते हैं, वो उनके दर्द को हम समझ सकते हैं। और एक किसी के इख्तिलाफ में किसी के खिलाफ कोई नहीं बोलता। एक नेटवर्क है, मख्तसर सी बात थी वो, उसे उतना लंबा मामला नहीं, घर की बात थी, उसे आंगन में डाल दी गई। वो बच्चियां खुद उसे मसला अपने प्रिंसिपल से हल कर सकती थी। जैसा कि आप इज़्दिवाजी जिंदगी की बात होती है, वो अपने घर में हल करने के बजाय पुलिस स्टेशन और कोर्ट का सहारा लेना, ये निहायत गलत हो गया। इसी तरीके से एजुकेशन में बहुत सी बातें हैं। अभी देखिए बहुत सी बातें आती हैं, हम खामोशी से काम लें। अभी देखिए हुकूमत जिसका इख्तिदार है उसको लेकर चलें, या हमारी बात को उन तक पहुंचाने की कोशिश करें, या ऐसा नहीं ऐसा हम कर सकते, इस तरह हम कर सकते हैं। तो इस तरह इस वक्त हम लोग तालीम के तरफ माइल हों। हमारे तमाम लोगों को आपके माध्यम से मैं कहता हूं, तालीम हमारा मकसद हो। इस वक्त सियासत हमारे हाथों से चली गई है। हर घर से कायद चला गया है, कोई गांव में कायद नहीं है, रियासत में भी कायद नहीं मिलेंगे। हर गांव, अब ये गांव देखो, पूरे गांव के अंदर देखेंगे हर घर में सदर मिलेगा, हर घर में सेक्रेटरी मिलेगा। अब हमारे मसाइल को हल करने के लिए तालीम भी असल है। मेरी आवाज हर वक्त रहती है, तमाम इस वक्त हम लोग तालीम की तरफ तवज्जो दें। हालात की तस्वीर, आपने कहा जवाब दे रहा हूं, हालात की तस्वीर बदल सकते हैं। आपका पूरा जवाब, हालात की तस्वीर बदल सकते हैं, हर ख्वाब की ताबीर बदल सकते हैं। तालीम अगर हो तो हमारे बच्चे इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। माशाल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। एक ही जवाब बस। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है हाफिज साहब, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक बार फिर से जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि हैदराबाद के अंदर अगर ये बात हो रही है तो फिर हैदराबाद के अंदाज में बनाए क्या यारो, इतना भी मतलब दम होना चाहिए आप लोगों के अंदर, कि लगना चाहिए कि आपकी तालियों के गड़गड़ाहट वहां दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। तो एक बार फिर से बहुत बहुत तालियों से इस्तकबाल किया जाना चाहिए हाफिज साहब का। ये होते हैं दम, क्योंकि हैदराबाद के जो लोग हैं, वो आवाम जितने भी हैं, वो सबने रस्म पी रखी है। अच्छा, मुझे मालूम है। अच्छा, एक चीज मैं समझना चाहूंगा यहां पर, क्योंकि हाफिज साहब जिस तरीके से हम देखते हैं कि नजरिया जिस तरह से अभी शबनम ने भी जिक्र किया कि अगर मैं यहां से बैठा हूं तो मेरे सामने कोई चीज 6 है, हो सकता है आपके लिए वो 9 हो। नजरिए का फर्क आ जाता है। और कहते हैं कि आजादी, आपकी आजादी वहां तक है जहां से मेरी नाक शुरू हो रही है। कहने का मकसद यह है कि आज जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में कई मरतबा चीजें कही जाती है, और अभी आपने तमाम चीजों का जिक्र भी किया है, क्या उसको भी एक तरीके से एक बारीक लाइन है, उस बारीक लाइन को लोग समझते नहीं है, और यही वजह है कि जो चीजें हैं बड़ी हो जाती है। आपने अभी हिजाब का जिक्र किया है, बहुत छोटा सा मामला था, अगर वो घर में सुलझ जाता तो आंगन तक बात नहीं जाती, और बाहर दूर तक अगर जाती है तो मुश्किलें खड़ी होती हैं। बहुत सही बात आपने कही। मैं बता, छोटे मसाइल हैं, अभी आगे मसाइल भी और आते रहेंगे। देखिए, ये देश बहुत प्यारा देश है। मैं तमाम कितने हैं यहां, हम सब पहले, सबसे पहले तसव्वुर, मुसलमान हिंदू सब अपनी जगह, अपने आप को हम सबसे पहले तसव्वुर कर लें, हम इंसान हैं, और उसके बाद हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान ने, जो हमारे अकाबिरीन ने, जो शुरू के अकाबिरीन में मौलाना अबुल कलाम आजाद की तकरीरों को थोड़ा सुन ले। वो एजुकेशनिस्ट थे, मिनिस्टर भी बने, लेकिन इसके बाद के हालात जैसे जैसे बहुत बारीकियां, छोटी छोटी, जैसे आपने बहुत बारीक चीज थी, उसको हम इंतजार है इस वक्त, किसका इंतजार है कि फितनों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। मैं कहता हूं कि दुख से कहता हूं, जब कोर्ट आर्डर दे चुका है, बंद का ऐलान करना यह सबसे बहुत बुरी बात थी। बेशक, बंद का ऐलान करना, वो भी बैठने वाला तबका कौन है? इनको खाइद कहते हैं, जिनको रहबर कहते हैं। क्या उनको गुस्सा नहीं आएगा?
ये सब मसाइल बढ़ गए और आगे इसी तरीके से मसाइल जगह देते रहेंगे। मैं अदब से जी। गुजारिश करता हूं, हम हसास होकर काम करें, इसमें सिर्फ हम तवज्जो दें, खामोशी का मुजाहिरा करें, सब चीज होगी, सब चीज मिलेगी। ये हिंदुस्तान है, यहां आयन है, यहां दस्तूर है, सब चीज दस्तूर के मुताबिक होगी, ज्यादतियां नहीं चल पाएंगी इंशाल्लाह। अली मस्कटी साहब, जब घर में बच्चे की पैदाइश होती है तो पहला मरकज उसका घर होता है और टीचर उसकी वालिदा होती है। शुरू से बच्चे को एजुकेशन के लिए कहा जाता है कि आप पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। ये एक फॉर्मूला सेट है लोगों के जहन में कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है। लेकिन जब आप जैसे लोग बिजनेस में जब नाम कमाते हैं तो जो आज का यूथ है वो बिजनेस की तरफ भी गामजन हो रहा है, यानी कि बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसे लोग आइडियल है कि आपने कहां से शुरुआत की और आज आप कहां किस बुलंदी पर हैं। क्या आप उन नौजवानों को ये मैसेज कन्वे करेंगे कि एंटरप्रेन्योर बनना भी आपके लिए उतना ही मुफीद है और कैसे आप आगे बढ़े? देखिए, मेन चीज क्या है बोले तो तालीम के साथ साथ अगर से इंसान में जुस्तजू हो मेहनत करने की, मेन चीज मेहनत है। अब आजकल हमारे पास खास तौर पे मुस्लिम माशरे में एक ही चीज है, एक ही दिन में लखपति करोड़पति बनने के दिमाग में बसा हुआ है। मेहनत करना नहीं चाहते, खाली लखपति कैसा बनना, करोड़पति कैसा बनना। इंसान जब तक अपनी मेहनत से आगे नहीं बढ़ेगा उन्हें बड़ा नहीं बन सकता। और आसान बिजनेस देखते, ऐसी चीज सोचते जो बिजनेस में हम काम करेंगे इससे हमारे को क्या फायदा होगा, आज 10 रुपए आएंगे, कल 100 रुपए आएंगे, परसों 1000 रुपए आएंगे। थोड़ा इंतजार नहीं है। मेन चीज 100 में बड़ी चीज क्या है, इंतजार नहीं है। एक ही दिन में हमारे को 1 लाख रुपए होना, 5 लाख रुपए होना, वो एक दिली जो ख्वाहिश है वो गलत है। इसके लिए थोड़ा मेहनत करके हम सब्र से हमारा आगे बढ़े, सब्र से काम ले, सब्र से हम जो भी कारोबार हम लगाए छोटे पैमाने पर लगाए, आज छोटा रहता कल बड़ा होता, उसकी तरफ से हम आगे बढ़ सकते। अब एक ही साथ हम कल एकदम हम कारोबार लगाए एकदम कल 4 चांद लग जाना बोले तो मुश्किल है। हर चीज में तरक्की होना पड़ता, मेहनत होना पड़ता और साथ साथ अपने साथ अपनी जो टीम वर्क रहती है उन सबको साथ लेके चलना पड़ता। मेन चीज वो है। तो ज्वेल्स ऑफ तेलंगाना भी ये कह रहे हैं कि आपको कोई सी भी चीज अगर हासिल करनी है तो एकदम हासिल नहीं हो पाएगी, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उससे पहले आपके लिए तालीम जरूरी है। और कुरान पाक का जब आगाज करते हैं, शुरुआत हुई थी तो उसके अंदर ये कहा गया था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो कहने का मकसद ये है कि जब कुरान को पढ़ने के लिए कहा गया है, तालीम हासिल करने को पढ़ने के लिए कहा गया है, तो उसका मयार भी बढ़ना चाहिए, उसको समझ कर पढ़ना चाहिए। समझने की बात जब होती है तो जराई को मैं और ज्यादा नजदीक से समझने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं बार बार, क्योंकि जो हमारा जो देश है, जो मुल्क है, वो कृषि प्रधान देश कहा जाता है। और अगर पिछले 2 सालों की बात की जाए तो लॉकडाउन को लेकर हमने वो तमाम जो मोहलिक वबा है उसको झेला भी है, कई हमने अपनों को खोया भी है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। लेकिन किसान लगातार अपनी मेहनत करता रहा, अपनी फसल उगाता रहा और आज हमारे सामने ये हालात बने हैं कि आज हम और आप एक मंच पर बैठे हुए हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा कृष्ण जी कि जब आप तेलंगाना से निकलकर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल की तरफ जाते हैं तो वहां पर आपको क्या क्या चीजें और सहूलियात होनी चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि जब एक कोई शख्स काम करने के लिए निकलता है तो उसके लिए तमाम चीजें, तमाम प्रॉब्लम क्रिएट होती है, खासतौर पर तब जब वो जाता है तो उसको कुछ कागजी कार्रवाई करनी होती है, सिंगल विंडो सिस्टम नहीं होता है। आप वहां पर जाइए तो वहां पर जाकर आप कुछ और फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। क्या आप गुजारिश करेंगे अलग अलग रियासतों के जो हमारे साथ में लोग हैं कि वो भी वहां पर ऐसा सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट करें ताकि आप जैसे जितने भी लोग हैं, नौजवान हैं, वो आगे बढ़े और मुल्क को आगे बढ़ाएं? तो पहले तेलंगाना को जो यहाँ पे TSI पास जो लगा लिए, एंटर पैन इंडिया में लगा लिए तो और अपना सर्कल लोग नया नया आ रहे, नया एक सिस्टम बन के आ रहे, एक नया क्या बोलते हैं, एक కొత్త కంపెనీలు పెట్టాలని ఆలోచనతో ముందుకు వస్తూ ఉంటారు. కొత్త యువతకు మనం ప్రాధాన్యత కల్పించాలనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఒక విజన్ అంటూ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి. మనం ఎవరిని తక్కువ చేయడానికి లేదు ఈ సమాజంలో. వాళ్ళకు ఒక విజన్ ఉంటుంది. ఆ విజన్ని ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి నైపుణ్యతను మనం బయటికి తీయాల్సిన పరిస్థితి మనకుంది. అంటే ఎన్నో రంగాలలో, రకరకాల రంగాలలో ముందుకు పోతా ఉన్నారు.
కొంతమంది సాఫ్ట్వేర్ సైడు, కొంతమంది ఇంజనీరింగ్ సైడు, ఇంకొద్ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సైడు. కానీ రైతులకు మేలు చేయాలని, కొత్తగా ఆలోచించాలని ఎవరు రావడం లేదు. దానికి ఇక్కడ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఫస్ట్ అగ్రికల్చర్ కోసం చాలా విపరీతమైన ఖర్చు చేస్తున్నది, విపరీతంగా ఎంకరేజ్ కూడా అట్లే చేస్తున్నది. ఇదే ఇన్స్పిరేషన్తో మిగతా స్టేట్లు కూడా, ఇప్పుడు మాకు జార్ఖండ్లో కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఫేస్ అవుతున్నది, వాళ్ళకు కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఇక్కడున్న సిస్టమ్ని కూడా వాళ్ళకు చెప్పాలి. ఇది ఎంటైర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని ఎంటైర్ అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీకి ఏదైనా చేయాలనుకున్నప్పుడే అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీ, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు మనము ఏ చేసినా పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు తినకుండా ఇవ్వడం ఏం చేయలేం. ప్రతి ఒక్కరం భోజనం చేయాల్సిందే, అది సాయిల్ నుంచి రావాల్సిందే, భూమి నుంచి రావాల్సిందే. అక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యలపై అట్లాంటి అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీ ఏదైనా సరే, సీడ్స్ అయినో, పెస్టిసైడ్స్ సీడ్స్ అని, మైక్రోన్యూట్రియన్స్ అని అండ్ ఆర్గానిక్ అని ఏదైనా సపోర్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంటే ఎంటైర్ పాన్ ఇండియాలో ఒక రూల్ తీసుకొస్తున్నట్టయితే అన్ని స్టేట్లకు విస్తరించడానికి, ప్రతి ఒక్క ఫార్మర్కు మనము సపోర్ట్ చేయడానికి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. అదే ఇన్స్పిరేషన్గా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఎనీ పర్మిషన్ సింగిల్ విండో సిస్టమ్ ఎక్కడైతే తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో పెట్టినారో ఇది అన్ని స్టేట్లో పెట్టినట్టయితే చాలా బాగుంటుంది. ఒక 15 daysలో ఆల్ పర్మిషన్స్, ఎంటైర్ పర్మిషన్ విత్ పీసీబీతో సహా, పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్తో సహా ఎంటైర్ పర్మిషన్స్ ఇక్కడికి వస్తున్నాయి. మా పక్కనే మా విలేజే మస్కతి వారిది. మేము చిన్నప్పటి నుంచి మేము వాళ్ళ పాలు తాగుతూ ఉంటాం. మేము కూడా మా ప్యాడీ కూడా మాకు అక్కడ కోయడా విలేజ్ మాది పక్కన, హయత్ నగర్ మండల్, తుర్కాయంజల్ ఇప్పుడు మున్సిపల్. సో మస్కతి సాప్ వాళ్ళని, అట్లాంటి వాళ్ళని చాలా ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ ముందు నుంచి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు పెట్టిన ఏం అట్లాంటి కొత్త రకానికి, కొత్త జనరేషన్కి కూడా మనం ఎంకరేజ్ చేసినట్లయితే ఇంకా ముందుకు పోయి ఇంకా కొత్త ఆలోచన విధానంతో కొత్త ఇండస్ట్రీలకి అవకాశం ఉంటుంది. సింగిల్ విండో విధానంలో పాన్ ఇండియాలో ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంటే ఈ సిస్టమ్ పెడితే ఇంకా చాలా బాగుంటుందన్న విషయంతో మీ అందరితో జీ న్యూస్ నుంచి నేను तो जिस तरीके से यहाँ पर बात अपनी लैंग्वेज में इसलिए कही जा रही है ताकि लोगों के जहन तक पहुंच जाए और लोग समझ पाए, क्योंकि जब अपनी बात अपनी लैंग्वेज में कही जाती है तो उसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है. तो शायद सर ने उसी हिसाब से इस चीज को आगे बढ़ाया है. और बिल्कुल लैंग्वेज बैरियर कभी नहीं हो सकता है. आपको थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ हो, आपका जो आइडिएशन है वो साफ हो, वो क्लियर हो, तो आप अपनी बात बखूबी रख सकते हैं. मस्कटी साहब, मैं आपसे बार बार मुखातिब इसलिए हो रही हूं कि कल मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई मस्कटी खाकर. सीरियसली, आप एक बिजनेस को आगे ले जाना बहुत आसान नहीं होता, बहुत सारे हर्डल्स होते हैं. आप किसी भी चीज को करिए, बिजनेस हो, एजुकेशन हो, बहुत हर्डल्स होते हैं, लेकिन डर के आगे जीत है. और वो डर जब निकल जाता है तो आप जीत को हासिल करते हैं, अपनी मंजिल को हासिल करते हैं. क्या कोई लम्हा, कोई ऐसा वक्त जो आपको लगा हो कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, फिर आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ हो या किसी ने आपको इस तरीके से मोटिवेट किया हो, नहीं मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अभी तक तो वैसी नौबत नहीं आई, क्योंकि हम बचपने से मेहनत कर लेते आए. और जो मेहनती इंसान, मेहनत करने वाला होता है, वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आने को डरता नहीं. नीचे भी गिरा तो उठ के आगे चलने का सोचता, बस मेन चीज वो है. और एक दूसरा है, हमारा साथ साथ आज हमारे बच्चे हैं. अब मेरे बड़े भाई का बेटा, मेरा बेटा वेटनरी डॉक्टर्स है. मेरे पास करीब 1000 बफेलोज है और पूरा ऑटोमेटिक है. और साथ ही साथ मेरे पास हमारे जितने हमारे भाइयों के बच्चे पूरे मिलके हम लोग एक टीम वर्क के हिसाब से काम करते हैं. हम 6 भाई है, पूरे 6 भाई मिलके, वाली साहब हम 6 भाई को हमारे पास जिम्मेदारी दिए थे. आज वो हमारे साथ नहीं है, अल्लाह उनकी मगफिरत करे. और आज उनकी जो चीजें आज उन्होंने छोड़ के गए थे, हम वही हिसाब से लेके जा रहे हैं. जो सिस्टम उन्होंने छोड़ के गए थे वही हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं. इंशाल्लाह और आगे बढ़ेंगे. आज 2 लाख लीटर है, कल हम 5 लाख का प्लान कर रहे हैं. इंशाल्लाह ताला 5 लाख लीटर आज हम तेलंगाना में बेचेंगे और अतराफ के हमारे स्टेट्स के कर्नाटक, महाराष्ट्र
اور آپ کے آندھرا میں سب جگہ، آندھرا میں بھی ہمارا تھوڑا اسٹارٹ ہوا ہے. اسی طرح مہاراشٹر اور کرناٹک میں بھی بیچیں گے ساتھ ساتھ، اور انڈیا میں بھی ہر جگہ ہر اسٹیٹ میں ہمارا ارادہ ہے کہ لگانا، کیونکہ جو بھی انڈیا کے یعنی انڈیا میں دلی سے، بامبے سے، باہر سے، جدھر سے بھی آتے اور جو بھی آئس کریم یا ہمارا کوئی بھی پروڈکٹ ہو کھاتے، انہوں بولتے بھائی ہمارے شہر میں ہونا. یہ اللہ کا کرم ہے. بے شک. اسی سے متعلق میرا سوال آپ سے اسی لیے ہے کیونکہ کل جب شبنم نے یہ چیز بتائی میرے کو تو میرے کو بھی بہت پسند آئی، اور خاص طور پر بار بار اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ جب تلنگانہ آئے ہیں اتنی دور تک تو یہ چیز ضروری تھی ہمارے لیے بھی، لیکن اگر اس چیز کو کوئی نوئیڈا یا پھر دلی یا پھر ممبئی چاہے تو اس کے لیے کیا پروویژن ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آج کل آن لائن کا زمانہ ہے، کوئی شخص ہے کہ اگر اس کو پرووائڈ کرانا ہے تو کیا اس طرح کی فیسلٹیز بھی ہو سکتی ہے کہ ایک فریزر لگی ہوئی ایک گاڑی ہے چھوٹی سی، اس کے اندر جا کر آپ کو جو ہے ہوم ڈیلیوری ہو سکتی ہے؟ کیا اس طرح کا بھی کوئی پروپوزل ہو سکتا ہے کبھی آگے؟ نہیں یقیناً ہوگا، اور وہ بھی ہمارا پلان ہے آگے چل کے. ابھی بھی ہم لوگ جو ہے نا تھوڑا سٹی کے اطراف میں 200 کلومیٹر 500 کلومیٹر کے اندر ابھی ہم لوگ، کیونکہ جو اے سی جو ڈی فریزر رہتے، اے سی پورا اے سی -20 ڈگری ٹرکس رہتے پورا، تو وہ حساب سے ہم لوگ وہ بھی بنانا شروع کر دیے اور تقریباً وہ بھی چل رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا ارادہ ہے جیسا دلی میں ہر جگہ ہر اسٹیٹ میں ایک کیسا بھی ہمارا لگانے کا مین سوچ رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ کا یہ کرم ہے کہ بھئی جتنا بھی پروڈکشن روز کا روز بنانا، روز کا روز کھودنا ہے، کھانا ہے، بس وہ حساب سے تو ابھی اور انشاءاللہ اور آگے بڑھائیں گے. اور ہم لوگ کیا ہے ایک دم فاسٹ بھاگنے کے والے نہیں ہیں. تو شبنم ہم کو جو ہے دلی اور ممبئی اور جو نوئیڈا ہے وہاں پر بھی یہ چیز اویلیبل ہو سکے. انشاءاللہ آئیں گے، ضرور آئیں گے. کرناٹکی صاحب، میرا سوال آپ سے ہے. تلنگانہ حیدرآباد جانا چاہتا ہے اپنی فوڈ کے لیے، اپنی روایت کے لیے، اپنی ثقافت کے لیے. جب الیکشن ہوتے ہیں تو یہ چیزیں کچھ حد تک پیچھے رہ جاتی ہیں اور دوسرے جو مدعے ہوتے ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں. 2018 میں الیکشن ہوئے، 2023 میں الیکشن ہے، 2024 میں عام انتخابات ہیں. سیاسی پوائنٹ آف ویو سے میں اس لیے آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ آپ قلم کی فنکار ہیں اور قلم وہی بیان کرتی ہے جو حقیقت ہوتی ہے، ایمانداری سے اگر کوئی اپنے کام کو انجام دے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ تلنگانہ کو آپ کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا تلنگانہ میں بھی یہ پیٹرن رہتا ہے کہ جو یہاں کی روایت ہے، جو کلچر ہے، اس پر بات نہ ہو کر، ڈیولپمنٹ کے اوپر بات نہ ہو کر دوسرے مدعوں پر بات ہوتی ہے؟ 2023 بہت دور نہیں ہے. دیکھیے تلنگانہ محفوظ ہے، کچھ باتوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں، بعض چیزوں کی وضاحت کر نہیں سکتا. یہاں گنگا جمنی تہذیب زندہ ہے. اس پلیٹ فارم پر یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں بھی دیکھ رہے ہیں، باہر بھی چل کر آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک چھوٹے آدمی سے لے کے بڑے آدمی کو ملنے پر بھی یہاں کا کوئی ماحول بار بار اب اس وقت دیکھیں کہ پورے ہندوستان میں جو چھاپ ہے اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ، جو چلتا کبھی کبھی ایک وقت ایک سکہ، اب ہم اس کے مخالف میں بول بول کر ہم نے اور طاقت دے دی. جہاں جہاں بھی، یہاں تلنگانہ میں رواج نہیں ہے، ان کا پورا ماحول ایک ہی ہے. کے سی آر وہ ماحول میں لگے ہوئے ہیں، ماحول میں لگے ہوئے، تھالی مت ماریے، ماحول میں لگے ہوئے ہیں. ایک ماحول ہے یہاں کا. کرناٹک میں وہ نہیں ہے. کرناٹک میں ووٹ حاصل، میں اس جگہ سے ہوں جہاں 4 مرتبہ جیتنے والا وزیر اعلیٰ میرے گاؤں کا ہے. میں اس کا دوست ہوں. یہ نہیں کہ میں بالکل، یہ نہیں کہ میں پارٹی سے میرا لینا دینا نہیں ہے. میں وہ انسان ہے، اچھا کام کر رہا ہے، گاؤں کے اندر اچھا ہے، فلاح بہبودی کے کام ہے. بچپن میں ہم نے جو راستے نہیں دیکھے تھے وہ راستے بن گئے، جو ضرورت کی چیزیں تھی وہ بن گئی، سہولتیں. لیکن اس کو ضرورت نہیں پڑی کہ وہ کوئی مذہب کو لا کر ووٹ حاصل کرے. اب کرناٹک میں مذہب کو لا کر ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب کل ہی اعلان ہو رہا ہے کہ مدرسوں کے تعلق سے، اور اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں. اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی مدعا نہیں مل رہا ہے، مذہب کو بنیاد بنانے کی تیاری کر رہے گی، یہ لگ رہا ہے. اب پنچ راج کے بعد سب کی آنکھ کھل گئی ہے. اب کانگریس بھی شاید اپنے دل سے زیادہ، اب کیا کہہ سکتا ہوں، پریشان ہے. اس وقت ہی ایک چیز ہے، ہر علاقے میں جو آدمی اخلاق والا ہو اسے ووٹ تو ضرور ملیں گے، جو قوم کی خدمت کیا ہو اسے ووٹ ضرور ملیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت مسلمان دانش مندی سے کیا کام لینا ہے، خاموشی ہی ان کی دانش مندی ہے، اور آپس میں اتحاد ضروری ہے. اب کرناٹک میں میں اتحاد کی دعوت یہاں بیٹھ کر دیتا ہوں. یہاں اتحاد ہے، کرناٹک میں بھی مسلمانوں میں اتحاد ضروری ہے. اگر یہ اتحاد اگر ہو جائے
और मैं समझता हूं कि जीतना कोई मुश्किल की बात नहीं, ताकत का दोबारा आना कोई बात नहीं। बस यही मैं अपना एक आपके सामने मैं ये कह सकता हूं। हाफिज साहब, इसी से मुतालिक जो मैं चीज़ आपसे भी समझना चाह रहा था, क्योंकि हर एक जगह की पॉलिटिक्स, हर एक जगह की सियासत का नज़रिया अलग होता है। आप अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जाएंगे तो कई मरतबा हम देखते हैं कि ज़ात पात की बात होती है, बिहार में जाएंगे तो वहाँ ज़ात पात की बात होती है, कुछ जगहों पर मज़हब की बुनियाद होती है। लेकिन क्यों एजुकेशन को बुनियाद नहीं बनाया जाता है, क्यों डेवलपमेंट को बुनियाद नहीं बनाया जाता है, और क्यों ऐसे मौक़ों के ऊपर ऐसी चीज़ें पेश की जाती है? क्या हमारे अवाम को अब ये समझने की ज़रूरत है? जरूर, बिल्कुल समझना चाहिए। तालीम के एतबार से बिल्कुल हर हल्के को समझना चाहिए। अब देखिए, सियासत, कभी आपने कहा कि सियासत कभी ऐलान नहीं किया कि हमने ये काम किया, एजुकेशन में ये काम किया, कोई सियासतदान ने ऐलान ये नहीं किया। हमने इतने कॉलेजेस खोले, इतने फलां खोले। हाँ, कभी कभी अपॉर्चुनिटी हासिल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम इतने बच्चे यूक्रेन में हो गए थे, हमारी सरकार ने ठीक है सर, कर लाई, ये कह सकते हैं। ये तमाम ऐसे मसले होते हैं कि जिसको कैश करने की कोशिश की जाती है। लेकिन खैर सर, क्योंकि आज हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं और ज्वेल्स ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, आप सब लोग हमारे ज्वेल्स हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर ज्वेल्स चमकेगा तो हमारा हिंदुस्तान भी चमकेगा। क्या ये मानकर चला जाए कि आने वाले वक्त में आप सभी लोग एक ऐसा कदम उठाएंगे कि इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, इस सरजमी से एक नया पैगाम जाना चाहिए, इस मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर हमारा और आपका जो नाता यूं ही बना रहेगा। आप लोग हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर मंच साझा करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, और उम्मीद करते हैं इसके साथ ही कि आगे भी हमारा भाईचारा यूं ही कायम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।